नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद में आज राहुल मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोले, लेकिन वो क्या बोले और उस अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में जो कुछ भी उन्होंने कंटेंट दिया और मणिपुर पर जो चर्चा उन्होंने की, शायद राहुल के पूरे संभाषण को सुनकर आपको सुखद अनुभूति नहीं होगी और इस बात का भी एहसास नहीं होगा कि इंडिया के तले जिस तरीके से राहुल गांधी एक वैकल्पिक बड़े विपक्षी नेता के रूप में उभारे जा रहे हैं, शायद वो तर्कसंगत नहीं लगेगा। राहुल गांधी ने आज अपने संभाषण की शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने ये बताना जरूरी समझा कि किस तरीके से उन्होंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, आप यूं कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर की जो भारत यात्रा उन्होंने की, उसके अनुभव क्या रहे और उस अनुभव में जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया उसका जिक्र किया, जिसमें कुछ महिलाओं, कुछ बच्चों, हालांकि उद्योगपतियों, सामान्य व्यक्तियों का भी जिक्र किया जो उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद तथ्य के रूप में उन्हें जो प्राप्त हुआ वो ये है कि भारत एक आवाज है, भारत एक दर्द है और उस दर्द और आवाज को सुनना चाहिए। ये उनके भाषण का जो पहला भाग था वो ये था। और उसके बाद जब सदन में टोका टोकी का दौर चला तो वो मणिपुर पर आए और मणिपुर पर उन्होंने कुछ बातें कही कि इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत ही नहीं हुई कि आज तक, जब पिछले 3 से 4 महीनों में मणिपुर जलता रहा, तो प्रधानमंत्री मणिपुर जाए और मणिपुर को शांत करें। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने यह बात कही तो इस बात में दम है और यह हमें समझना चाहिए विपक्षी नेता के रूप में, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो तब राहुल गांधी का यह कहना समीचीन है, तर्कसंगत है। लेकिन सवाल यह है कि उस बहाने जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डाटा या विश्लेषण प्रस्तुत करने की वो कोशिश कर रहे थे, उसमें जो तथ्य देना चाहिए था वो तथ्य वो नहीं दे पाए। और जब वो गए तो वो 2 महिलाओं से जिस तरीके से मिले और वहां जो उनकी मुलाकात में उन्होंने जो अपना दर्द बयां किया, उनका जिक्र करते उन्होंने ये कहा कि मणिपुर को प्रधानमंत्री ने मार डाला और इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की हत्या की, भारत के आवाज की हत्या की, भारत माता की हत्या की, और वो हत्यारे हैं। हत्यारे कौन? प्रधानमंत्री। बात यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि रावण को इस बात का अहंकार था कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अब आप देखिए कि किस तरीके से मणिपुर के चर्चा के दौरान जो बातें किसी सार्वजनिक मंच पर की जानी चाहिए वो राहुल गांधी संसद में प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा हनुमान ने लंका को नहीं जलाया था, बल्कि रावण के अहंकार ने लंका को जलाया था। और 2 व्यक्तियों की, अपने 2 लोगों की बात रावण सुनता था, एक मेघनाथ और एक कुंभकर्ण। अर्थात प्रधानमंत्री सिर्फ अमित शाह और अडानी की बात सुनते हैं। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री को रावण भी करार दिया। और लोकसभा के अध्यक्ष ने माननीय सदस्य अर्थात राहुल गांधी से यह अनुरोध किया कि इस तरीके की भाषा न व्यक्त करें, न कहें और ऐसी बातों को कह करके वो मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे का बहुत सामान्यीकरण कर रहे हैं और इससे सदन में एक बॉइलिंग मॉड बन रहा है। ये चर्चा का मुद्दा नहीं होना चाहिए। और सवाल ये उठता है कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंदुस्तान की हत्या हुई, वो हत्या बाकायदा सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, ये आरोप लगाया और उस आरोप के तथ्य में, उसके आलोक में उन्होंने कोई बात कही नहीं। इसका जवाब यह होना चाहिए कि जब गौरव गोगोई ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर मणिपुर पर चर्चा की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को या सरकार को, वहां के शासन को पंगु बताते हुए मुख्यमंत्री को तत्काल रूप से बर्खास्त करना चाहिए था। राहुल गांधी ने इसका भी जिक्र नहीं किया और करना चाहिए था। बर्खास्त क्यों किया जाता, उनको शायद ये बताना चाहिए था कि ये कमियां रहीं और इन कमियों के कारण वहां पर जातीय दंगा इस तरीके से बढ़ा कि वहां पर सैकड़ों लोग मारे गए,
हजारों लोग बेघर हुए और आज भी तनाव की ये स्थिति है कि अगर मौका मिले तो अराजकता का दौर मणिपुर में किसी भी समय शुरू हो सकता है। लेकिन मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकियों के बीच इस तरीके का ये संघर्ष क्यों शुरू हुआ और इसके पीछे सरकार की अर्थात वहां के राज्य सरकार की क्या मंशा रही और किस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल किया गया, राहुल गांधी ने इसका भी जिक्र नहीं किया, सिवाय ये कि प्रधानमंत्री को उन्होंने रावण करार दिया और मां की हत्या की गई। उन्होंने ये कहा कि सदन में एक मां मेरी यहां बैठी हुई है और मणिपुर में जो मेरी मां की रोज हत्या हो रही है। ये इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करते हुए मणिपुर के उन समस्याओं, उन मुद्दों का जिक्र नहीं किया। हमने कल भी आपसे यह कहा था, अर्थात मंगलवार के दिन जब अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हो रही थी कि राहुल अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि मणिपुर की जो समस्या है और वहां की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जिसके मुखिया वीरेन हैं, वो वहां पर क्या कमियां अपनी दिखाए, शासन में क्या कमियां रह गई जिसके कारण ये स्थिति आज मणिपुर की हुई है, वो बात राहुल गांधी ने भी नहीं बताई। और जब ये बात नहीं बताई तो आप सहज समझ सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता अर्थात उनके सांसद जब इसका जवाब देंगे, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ ही दीजिए, तो राहुल गांधी के इन तर्कों का किस तरीके से जवाब दिया जाएगा और सदन में चर्चा का स्तर क्या होगा। राहुल गांधी के इस पूरे संभाषण के सिर्फ 2 बिंदु रहे। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने ये पाया कि भारत दर्द है, भारत एक आवाज है। इस आवाज के जरिए मणिपुर का जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा भारत माता की वहां हत्या कर दी गई और एक मां को उन्होंने कहा कि वो सदन में बैठी हुई है, दूसरे मां की हत्या वहां पर रोज हो रही है। और तीसरी बात, उन्होंने प्रकारांतर से केंद्र सरकार को चला रहे अर्थात इस सरकार के एनडीए के मुखिया प्रधानमंत्री को रावण करार दिया, एक अहंकारी व्यक्ति करार दिया और सीधे सीधे गृह मंत्री को मेघनाथ और अडानी को उन्होंने कुंभकर्ण कहा। सवाल यह है कि अगर इन पौराणिक और धार्मिक उद्धरणों का जिक्र करके अगर वो सरकार को घेर रहे हैं और उसके संदर्भ में कोई एक समीचीन तर्कसंगत तथ्यों का अगर वो बात नहीं रख रहे हैं सदन के पटल पर, तो आप सहज समझ सकते हैं कि मणिपुर की वास्तविक समस्या का कितना संज्ञान राहुल गांधी ने लिया है और वो भी इस स्थिति में कि वो मणिपुर गए और उन्होंने उन कैंपों में जाकर के, रिहैबिलिटेशन कैंपों में जाकर के लोगों से बात की, शायद समस्या की जड़ को न तो समझा और जब वो मणिपुर से लौटे तो अपने उस कोर टीम के साथ उन्होंने बात भी नहीं की कि वास्तव में मणिपुर की समस्या क्या है। राहुल गांधी के इस संभाषण से उनका व्यक्तिगत अहंकार और आक्रोश जो संसद के पटल पर नहीं आना चाहिए था और वो आक्रोश अगर तथ्यों के साथ आता और उस पर वो प्रधानमंत्री को घेरते तो शायद इस सरकार को ज्यादा मुश्किलों में डाल सकते थे। लेकिन इतना तय मानिए कि जिस अंदाज में राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा के दौरान संभाषण किया और भारत यात्रा का जिक्र करते हुए ये भी उन्होंने जानकारी दी कि अभी भारत यात्रा रुकी नहीं है, वो अनवरत जारी है। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि गुजरात से लेकर के वो नॉर्थ ईस्ट तक फिर यात्रा करेंगे, उसके संदर्भ में उन्होंने अनुभव को शेयर किया और संसद के माध्यम से देश की जनता को बताया कि उनको ये पता ही नहीं था कि जो सवाल भारत यात्रा के दौरान किया जा रहा है उसका वो जवाब क्या दे, और अगर वो जवाब दे पाए तो बहुत दिनों के बाद सोच कर दे पाए और अनुभूति ये कर पाए कि भारत सिर्फ दर्द है, भारत सिर्फ आवाज है। निश्चित रूप से जनतंत्र में आवाज का अपना महत्व होता है, लेकिन एक देश में जहां पर कांग्रेस को यह मानना चाहिए कि लगभग 5 दशक से अधिक समय तक एक पार्टी के रूप में या एक गठबंधन के सरकार के पक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को यह मानना चाहिए कि भारत में दर्द है, भारत में दुख है, लेकिन भारत के कुछ सुखद अनुभूतियां हैं। लेकिन 75 साल के इस पड़ाव पर राहुल गांधी ने माना कि भारत एक दर्द है। यह देश के सामने एक बड़ा सवाल है कि 140 करोड़ के आवाम में
क्या सिर्फ हमारे शासन के द्वारा इस देश को दर्द दिया गया? और अगर भारत एक दर्द है तो क्या कांग्रेस पार्टी उसे अपने आप को अलग कर सकती है? इस तथ्य को शायद राहुल गांधी को समझना चाहिए था, जो समझने में वो बड़ी भूल कर गए। दूसरी बात, एक सरकार के तरफ से, उसके मुखिया की तरफ से या शासन की तरफ से गलतियां हो सकती हैं, उनकी तरफ से उपेक्षा का भाव हो सकता है, वहां पर कूटनीति और राजनीति के जरिए वोट बैंक के खातिर दो समुदायों को लड़ाया जा सकता है। ये बात सच है, क्योंकि भारतीय जनतंत्र में ऐसा सरकारें करती रही और कांग्रेस इस बात से इनकार नहीं कर सकती। वही कांग्रेस ये कह रही है कि मणिपुर में भारत की हत्या की गई, भारत माता की हत्या की गई, और मणिपुर को ही क्यों चुना गया, ये बात भी राहुल गांधी नहीं बता पाए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत माता की हत्या मणिपुर में की गई, वही हरियाणा में भी करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि जब 2024 का चुनाव नजदीक है, इस तरीके की बात को रख करके क्या राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है? किस राजनीतिक पथ पर हम आगे जा रहे हैं? शायद ये अब समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर संसद में यह चर्चा की शुरुआत उन्होंने की है और इस तरीके की, जिसका सवाल और जवाब होगा, और निश्चित रूप से गुरुवार तक जब प्रधानमंत्री इस संदर्भ में जवाब देंगे तो उसका जिक्र करेंगे। लेकिन इन सारे तथ्यों के आलोक में एक बात जरूर है कि अगर राहुल गांधी ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, तो ये एक सवाल बहुत मौजू है कि आखिर में प्रधानमंत्री अभी तक वहां क्यों नहीं जा पाए। दूसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि भारतीय सेना पर उन्हें गर्व है, और अगर सेना चाहती और सेना का सही इस्तेमाल किया जाता तो मणिपुर की समस्या और ये जो स्थिति है उसको कुछ ही घंटों में कंट्रोल किया जा सकता है। एक सरकार इतनी फजीहत क्यों उठाना चाहेगी, या वहां पर तात्कालिक तौर पर अगर सेना लगाई जाती तो सेना को जो अधिकार दिए जाते उसके तहत जो कार्रवाई होती उसमें किस तरीके से जान माल का नुकसान होता, इसका भी जिक्र राहुल नहीं कर पाए। जिस अफस्पा का जिक्र किया जा रहा और सरकार की तरफ से बार बार उस बात को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों से अफस्पा को हटा दिया गया है, जिसमें बहुत से अधिकार नागरिकों के सीमित कर दिए जाते हैं, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। उस पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, और सेना को अगर वहां पर डिप्यूट कर दिया जाता या सेना के हवाले पूरा मणिपुर किया जाता तो सेना को जो अधिकार दिए जाते उस पर नागरिकों के जो अधिकारों का जिस तरीके से हनन होता, शायद इस बात का भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। और अगर संज्ञान में लेकर के सेना के इस्तेमाल का जिक्र किया तो इसका भी जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने आज अपने संभाषण में अपने पूरे संभाषण को दो भागों में बांटा, जिसमें आत्ममुग्धता की स्थिति को दिखाते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत यात्रा के दौरान वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि यात्रा क्यों कर रहे हैं, और जब वो समझ पाए तो उनको प्रतिफल के रूप में ये मिला कि भारत एक आवाज है, भारत एक दर्द है। और दूसरी बात, भारत माता की हत्या मणिपुर को एक केंद्र बना करके की गई और आज भी की जा रही है, और वो हत्या का प्रयास मणिपुर से आगे बढ़ते हुए हरियाणा में किया जा रहा है। अर्थात ये हत्या की प्रयोगशाला सरकार इन जगहों पर बना रही है। क्यों बना रही है, राहुल गांधी ने इसका भी जिक्र नहीं किया। अर्थात बातें तो उन्होंने कह दी, लेकिन उसके संदर्भ में उन्होंने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया, जिसकी काट और जिसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के सांसदों की तरफ से दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बिना किसी बड़े होमवर्क के इस अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरीके से चर्चा में शामिल हुए और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने पार्टी के नेताओं के लिए या INDIA के नेताओं के लिए वो एक नज़ीर बन सकते हैं, उन लोगों के लिए एक नज़ीर बन सकते हैं। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से इस पूरे परिचर्चा में राहुल के संभाषण का जिक्र किया जाए तो एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वो व्यक्तिगत तौर पर जो खीज सरकार के नुमाइंदे या उसके मुखिया के खिलाफ रखते हैं, वो संसद के पटल पर भी एक बार सामने आ गया। और अगर यही तरीका
और इसी जरिए वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, तो इस बात का जिक्र करने में हमें कोई संकोच नहीं है कि फिर यही कहा जा सकता है कि सदन में एंटरटेनमेंट के रूप में राहुल गांधी आए और उनके संभाषण के इस तरीके से जवाब के तौर पर बखिया उधेड़ी गई। आने वाले समय में आप इतना जरूर देखेंगे कि राहुल के इन दो आरोपों का जवाब कितने धारदार तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाएगा और इसे संसद में भी सुना जाएगा, संसद के माध्यम से पूरे देश में सुना जाएगा। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़, और राहुल के इस संभाषण पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।